प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों से हम लोग जो है भाषा और आधुनिकता नामक शीर्षक पढ़ रहे हैं। आज भाषा और आधुनिकता चैप्टर से आज ये 7वां लेक्चर है। माने इस शीर्षक पर हम लोगों ने 6 क्लास पहले से ही पढ़ रखी है। आप लोग जो है बहुत मन लगा करके पढ़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और संदेह न होने का कारण ये है कि आज मैंने देखा व्याख्या नंबर 6 में एक प्रश्न है कि सर चैतन्यता क्या होती है। चैतन्यता क्या होती है या चैतन्यता किसे कहते हैं, ये मीनिंग पूछी गई है। ऐसे बच्चों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आदर करता हूं, जो नई नई चीजें जानने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और ऐसे ही प्रयासरत रहना चाहिए। चैतन्यता का मतलब बेटा अब हम बता रहे हैं, उसका मतलब होता है क्रियाशीलता। अब बात ये आती है कि चैतन्यता शब्द का प्रयोग कहां किया गया है, उसके आगे पीछे क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है। चैतन्यता का मतलब होगा जागृत। चैतन्यता का मतलब क्या होगा बेटा? जागृत। अगर इंद्रियों से संबंधित है या इंद्रियों के संबंध में पूछा गया है तो इंद्रियां क्या होंगी? आंख, नाक, कान, या जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, अगर उनकी चैतन्यता की बात किया जा रहा है तो क्रियाशीलता होगा। अर्थात क्या है वो हो क्रियाशीलता, कर्म कुशलता, कर्म परायणता, आलस्य से दूर रहना आदि चीजें क्या कहलाती हैं? ये चैतन्यता कहलाती है। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति सोया हो और सोने के बाद जब वो जागे, उठे और क्या हो जाए, तो वही जागना, उठना, क्रियाशील होना, कर्म में प्रवृत्त होना, कर्म में प्रवृत्त होना। अच्छा, फिर पूछेंगे भाई प्रवृत्त क्या होता है? पूछेंगे बेटा प्रवृत्त क्या होता है? कर्म में प्रवृत्त होना माने कर्म में लग जाना। कर्म में क्या करना भाई? लग जाना। और कर्म में लग जाना का मतलब क्या हो जाएगा? फिर वही क्रियाशील हो जाना। मुझे विश्वास है कि अब जो है जो प्रश्न आपने पूछा था उसका पूरी तरीके से जवाब मिल गया होगा। अगले जब इस क्लास को पढ़ेंगे, इस क्लास में कनेक्ट होंगे, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो प्रश्न आपने पूछा था उसका जो आंसर दिया गया है, जो बताने की कोशिश की गई है, वो आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आया है तो लिखिएगा, नहीं आया है तो लिखिएगा। अगर कोई नया प्रश्न भी
मन में उठता है या पूछने की इच्छा होती है तो निश्चित रूप से उसको भी पूछिएगा, कोई संकोच नहीं करिएगा। चलते हैं फिर। अब ये हो गई हमारी पुराने क्लास पर पूछी हुई प्रश्न। अब आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं तो संक्षेप में नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। कहते हैं कि भाषा में आधुनिकता कैसे आ सकती है, भाषा में आधुनिकता का कैसे संचार किया जा सकता है। तो उसके लिए संक्षेप में बताया कि कौन छोटे छोटे 2, 4, 6 कार्य किए जाएं तो वो भाषा में आधुनिकता की तरफ के उठे हुए कदम होंगे, किए गए प्रयास होंगे। वो कौन कौन से? सबसे पहले क्या होना चाहिए? नव निर्माण होना चाहिए, नव शब्द का निर्माण होना चाहिए। नव का मतलब नया से है। अगर नए नए शब्द निर्मित होंगे, नए शब्द निर्मित होंगे तो भाषा में आधुनिकता का होना, पाया जाना अत्यंत आवश्यक है। जब नए शब्द आएंगे तो नवीनता स्वाभाविक रूप से चली आएगी। उस नवीनता को कोई रोक नहीं सकता है, उस नवीनता में कोई किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो नवीनता के लिए सबसे पहली बात क्या है? नवीनता के लिए सबसे पहली बात है कि शब्द में नव निर्माण होना चाहिए। शब्द को क्या होने चाहिए? निर्मित होने चाहिए। नए नए शब्दों का निर्माण किया जाना चाहिए। नए शब्दों का निर्माण से मतलब क्या है? अरे भाई, जब नए शब्द होंगे, नए शब्दों का निर्माण होगा तो भाषा में उनका प्रयोग होगा। अच्छा, ऐसे शब्द जो हम निर्मित तो कर लिए हैं, जो हम क्या कर लिए हैं? निर्मित तो कर लिए हैं, लेकिन भाषा में उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, भाषा में उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों के निर्माण का जो उद्देश्य होता है, शब्दों के निर्माण का जो उद्देश्य होता है वो क्या हो जाता है भाई? वो उद्देश्य खत्म हो जाता है। तो ऐसे शब्दों का निर्माण करना है। शब्दों का निर्माण करने के बाद व्यावहारिक जीवन में या भाषा स्तर पर, भाषा का मतलब बोली पर और साहित्य में भी उन शब्दों का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अगर उन शब्दों का भाषा में, व्यवहारिकता में हम प्रयोग करेंगे तो वही भाषा का आधुनिकीकरण होगा, वही भाषा में आधुनिकता होगी। फिर क्या कह दिया भाई कि इसी प्रकार से नए मुहावरे, आप लोग जानते ही हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां क्या होता है? मुहावरे वो वाक्यांश या शब्दों का समूह होता है कि जिनका एक विशिष्ट अर्थ होता है, जिनका एक विशिष्ट अर्थ होता है। जो पुरानी पद्धति, पुरानी परंपरा, पुराने मुहावरे चले आ रहे हैं, वो तो हमारे साहित्य को समृद्ध संपन्न बनाए ही हैं। उन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई है, लेकिन साहित्य में आधुनिकता लाने के लिए, साहित्य में आधुनिकता लाने के लिए हमें क्या करना होगा भाई? नए नए मुहावरों के स्तर पर भी प्रयोग करने होंगे। नए मुहावरों का क्या करना होगा? निर्माण करना होगा। और यदि नए मुहावरों का हम निर्माण करेंगे और निर्माण करके भाषा अथवा व्यवहारिक स्तर पर
भाषा अथवा बोली पर उसका हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से भाषा में आधुनिकता का संचार करेंगे। अगर हमें भाषा में आधुनिकता लानी है, नवीनता लानी है, नए गुणों का विकास करना है, तो हर एक क्षेत्र में, प्रत्येक दिशा में नव प्रयास करना होगा। नव प्रयास माने बेटा, नव प्रयास का मतलब नया प्रयास, नई कोशिश। नव प्रयास का मतलब नया प्रयास, नई कोशिश करनी होगी, तभी हम भाषा में आधुनिकता का संचार कर सकते हैं। नई रीतियों का, रीति का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं बेटा, रीति का मतलब क्या होता है? परंपरा। तो नई परंपराओं की भी शुरुआत करनी हो गई। अगर हम पुरानी परंपराओं पर चल करके साहित्य का सृजन करते रह गए या करते रहे, तो हम साहित्य में आधुनिकता नहीं ला सकते हैं। सीधी सी बात है भाई। अगर हम पुरानी चीजों पर चलेंगे तो नवीनता कैसे आएगी? पुरानी चीजों को छोड़ करके अगर हमें नवीनता लानी है तो नई चीजों को क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जब नवीनता आएगी, चाहे वो बोली के स्तर पर हो, चाहे भाषा के स्तर पर हो, चाहे शब्द के स्तर पर हो, चाहे मुहावरों के स्तर पर हो, चाहे प्रयोग के स्तर पर हो, चाहे व्यवहारिकता के स्तर पर हो, हर स्तर पर, हर बिंदु पर हमें नए नए विचारों को, नई नई रीतियों को, नए नए शब्दकोश के निर्माण के लिए हमें सदैव प्रस्तुत होना होगा, सदैव प्रयास करना होगा। अगर इस प्रकार से हम भाषा को आधुनिकता में रमा देते हैं या आधुनिकता का संचार कर देते हैं, भाषा में आधुनिकता ला देते हैं, तब क्या हो जाएगा? हमारे भाषा में आधुनिकता आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। शब्द के स्तर पर, मुहावरों के स्तर पर, रीतियों के स्तर पर, भाषा के प्रयोग के स्तर पर, व्यवहारिक जीवन में भी, केवल सैद्धांतिक जीवन की बात नहीं कह रहे हैं। अभी पिछले वाले टर्न पे बात हो रही थी कि भाषा में जो परिवर्तन है वो प्रयोगशाला में नहीं किए जा सकते हैं। वो क्या है? वो सैद्धांतिक है। भाषा में परिवर्तन जो है वह व्यवहारिक जीवन में दिखाई देना चाहिए। अगर भाषा में हम व्यवहारिक परिवर्तन ला सकते हैं, लोगों की बातचीत में, बोली भाषा में, लोगों की बोली भाषा में, व्यवहार में, किसमें बेटा? व्यवहार में अगर हम क्या कर सकते हैं? आधुनिकता ला सकते हैं, नवीनता ला सकते हैं। और ये आधुनिकता और नवीनता शब्दों के स्तर से प्रारंभ होती है। शब्दों के निर्माण के स्तर से प्रारंभ होती है और प्रयोग के स्तर तक पहुंचती है। जब शब्दों के निर्माण और प्रयोग तक हम आधुनिकता का संचार कर देंगे तो भाषा में आधुनिकता स्वाभाविक रूप से दिखाई देने लगेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। यही बात मैंने आपको कहा भी। क्या करेंगे? प्रयोग के स्तर पर व्यवहारिकता, उसको व्यवहारिक जीवन में अपनाना होगा। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता।
क्या करना है भाई? अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या है भाई? केवल आधुनिक युगीन विचारधारा, आज की जो विचारधारा है, जो वर्तमान युग की विचारधारा है, विचारधारा का मतलब सोच है, मानसिकता है। अगर केवल हम आधुनिक युग की विचारधारा को, सोच को, मानसिकता को क्या करें भाई? सोच को और मानसिकता को ही केवल अपना लें और उसके अनुसार कार्य करें तो भी भाषा में आधुनिकता के समावेश से, केवल नए शब्दों के निर्माण से, नए शब्दों के प्रयोग से भाषा का विकास नहीं हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? नए विचार, नए सोच ही केवल भाषा में आधुनिकता नहीं ला सकते हैं। तो क्या करना होगा भाई? हम नए नए शब्द बना लिए, गढ़ लिए, अपनी मानसिकता की, अपनी विचारधारा के अनुसार गढ़ लिए, मन गढ़ंत शब्दों का निर्माण कर लिया। जैसी मर्जी आई, जैसी इच्छा हुई, हमने वैसे शब्दों का निर्माण कर लिया। और वैसे शब्दों का निर्माण कर लेने से, इच्छा अनुसार शब्दों का, भाषा का निर्माण कर लेने से भाषा में आधुनिकता नहीं आ सकती है। क्या करना होगा भाई? ये भाषा के विकास का, ये भाषा के विकास का समुचित रास्ता नहीं है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि शब्दों के गढ़ने मात्र से, शब्दों के निर्माण मात्र से जो है क्या करना? आधुनिकता का संचार या आधुनिकता का आगमन नहीं हो सकता है। हमें क्या करना होगा फिर भाई? हमें नए नए शब्द जो हमने निर्माण किए हैं, उसके लिए क्या करना होगा? हमें उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक पारिभाषिक शब्दों को, एक नूतन शैली प्रणालियों को, पारिभाषिक शब्दों, ऐसे शब्द जिसका हमने निर्माण किया है, जिनके अर्थ को, जिनके प्रयोग को एक सैद्धांतिक स्वरूप प्राप्त हो सके। अब हमने शब्द तो निर्माण कर दिया, प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसको जो मान, सम्मान, आदर, इज्जत और उसका जो निश्चित अर्थ होना चाहिए वह नहीं मिला। निश्चित अर्थ कौन देगा? जन सामान्य के द्वारा प्रयोग के स्तर पर अगर उसे स्वीकार किया जाता है, मैक्सिमम लोगों के द्वारा, अधिकतर लोगों के द्वारा अगर उसे मान्यता दी जाती है, उसके अर्थ को स्वीकार किया जाता है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे भाई? तभी मानेंगे कि भैया इसको, इस परिभाषा को लोगों ने स्वीकार कर लिया है। पारिभाषिक का मतलब मान्यता देना, मान्यता देना या स्वीकार करना, शब्दों का निर्माण करना और शब्दों का सम्मान मिलना, उन्हें भाषा और जनमानस के द्वारा स्वीकार कर देना, और जनमानस के द्वारा स्वीकार के बाद उसका प्रायोगिक स्तर पर क्या प्रभाव है। प्रायोगिक स्तर का मतलब भाई कुछ चीजें हमने सीख लिया, जान लिया, मान लिया, लेकिन जीवन में अपनाया नहीं है। सिद्धांत हमने अपना लिया, जैसे उदाहरण के तौर पर अपनाया हमने कि सत्यम वद। क्या अपनाया भाई? हमने अपनाया कि सत्यम वद। सब लोग जानते हैं कि सच बोलो, धर्मम चर,
माने धर्म का आचरण करो, सच बोलो और धर्म का आचरण करो। ये सिद्धांत तो हमने बहुत पढ़ा है, बहुत लोगों के द्वारा सुना है, बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, बहुत लोगों ने समझाया है, बहुत लोगों ने बहुत ज्ञान दिया है, लेकिन वास्तव में क्या हुआ? वास्तव में इसको हमने अपने जीवन में अपनाया नहीं है। केवल सैद्धांतिक स्तर पर क्या किया है? केवल सैद्धांतिक स्तर पर स्वीकार किया है, व्यवहारिक जीवन पर अपने जीवन में इसका हमने उपयोग नहीं किया है। उसी प्रकार से पारिभाषिक शब्दों को क्या करना है? जिनकी परिभाषा निश्चित की गई है उनके विषय में हमें क्या करना है? व्यवहारिकता भी प्रदान करनी है, उन्हें व्यवहारिक रूप से भी पुष्ट, मजबूत और समर्थ बनाना है। इसका भी ध्यान रखना है। शब्दों के नूतन जो नए शब्द हैं, शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों, नूतन माने नई, शैली माने क्या होता है? शैली माने होता है रीति, तरीका, ढंग, रीति, तरीका और ढंग। कहते नई शैली, नई रीतियों को भी स्वीकार करना होगा, नई रीतियों को भी अपनाना होगा, नई नई प्रणालियों को, नई नई पद्धति को, प्रणाली का मतलब पद्धति, नई पद्धति को क्या करना होगा? व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। यही बात कर रहे हैं। अगर नई नई चीजें आई हैं, नई नई चीजें उत्पन्न हुई हैं, तो केवल उनकी चर्चा कर लेने से, केवल उनके विषय में बात कर लेने से ही कल्याणकारी स्थिति नहीं बन सकती है। हमें क्या करना होगा भाई? हमें उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना होगा। जैसा अभी मैंने बताया, जैसा बताया, क्या बताया? कि बताया था कि धर्मम चर, ये सिद्धांत है कि धर्म का आचरण करो, धर्म का आचरण करो, ये सिद्धांत है। लेकिन हम उसका अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं, जीवन में अपनाते नहीं हैं। ये तो हम उपदेश दुनिया को देते हैं, सबको देते हैं कि धर्म का आचरण करो, बड़ों का सम्मान करो, टीचर का सम्मान करो, पढ़ाई करो। ये तो सबको कहते हुए सुनते हैं, लेकिन कहने से कुछ होने वाला नहीं है। उसको हमको अपने जीवन में उतार करके, जीवन में करके दिखाना होगा। अगर हम जीवन में यह करके दिखा दिए, अपने आचरण में करके दिखा दिया, व्यवहारिकता प्रदान कर दी, अगर व्यवहारिकता प्रदान कर दी तो हमें किसी से कहने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि जो हमारा व्यवहारिक आचरण है, जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, वो अपने आप में उपदेश देने वाला होगा, बताने वाला होगा। हमें किसी से कहने बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या करना है? अगर हम नई शैलियों को, नई व्यवहार का, नई नीतियों को अगर हम अपनाएंगे, नवीनता लाएंगे, तो धीरे धीरे स्वयमेव स्वतःमेव, जैसे हमारा आचरण जो है सत्य से प्रमाणित हो जाएगा, उसी प्रकार से हमारी भाषा में भी आधुनिकता का संचार हो जाएगा। हमें किसी से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे विश्वास है भाई कि आप लोगों को यहां पर कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं होए, क्योंकि एक एक शब्दों को मैंने पूरे डिटेल से बताया है। फिर भी जहां पे प्रॉब्लम होगी निश्चित रूप से आप बताइएगा, बिना संकोच करके। अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे भाई। चलिए, कहते हैं क्योंकि
व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर के साहित्यिक पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर के अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं। कह रहे हैं क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। अभी व्यवहारिकता के विषय में ही बात हो रही थी। पिछली बार स्लाइड के अंत से लेकर के शुरू तक और शुरू से लेकर के अंत तक केवल एक ही बात हुई है। उसका निचोड़ क्या निकला? व्यवहारिकता। कहा हमने ये आपको बताया कि भाषा में अगर हम परिवर्तन करें बेटा भाषा में परिवर्तन करें भी, लेकिन वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, केवल सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने आपको कहा, एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि सत्यम वद और धर्मम चर, ये केवल सिद्धांत में नहीं होना चाहिए, ये आचरण में भी दिखना चाहिए। आचरण में दिखना चाहिए, व्यवहारिक जीवन में देखना चाहिए। अगर कोई भी भाषा व्यवहारिक स्तर पर मतलब प्रयोग के स्तर पर, बोली भाषा के स्तर पर स्वीकार नहीं की जा सकती है तो उसका अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाने वाला है। क्यों भाई? शब्द तो तभी अमर होंगे बेटा, शब्द तो तभी अमर होंगे जब वो प्रयोग में लाए जाएंगे। शब्द किस लिए बने हैं? शब्द बने हैं उच्चारण के लिए, प्रयोग के लिए। शब्दों का निर्माण किस लिए हुआ है भाई? अरे शब्द किस लिए बने हैं? उच्चारण के लिए। शब्द किस लिए लिखे हैं? उच्चारण के लिए, प्रयोग के लिए। अगर किसी भी शब्द का हम उच्चारण नहीं करेंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं और लिखेंगे नहीं, अगर किसी शब्द को हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? उस शब्द का अस्तित्व ही अपने आप मिट जाएगा। इसलिए अगर भाषा में व्यवहारिकता नहीं है, व्यवहारिकता का मतलब क्या होता है? प्रयोगशीलता। व्यवहारिकता का मतलब क्या हो गया? प्रयोगशीलता। अगर उसको हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसको बोल नहीं सकते हैं, व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो वह भाषा क्या हो जाएगी भाई? अस्तित्व विहीन हो जाएगी। अस्तित्व विहीन का मतलब अर्थ खत्म हो गया, उसका प्राण खत्म हो गया, उसकी आत्मा खत्म हो गई, उसका गुण खत्म हो गया, उसका ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाती है, शब्द ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाएगा जिसके जन्म या प्रकट होने का कारण ही खत्म हो जाता है। यहीं पे लिखा है, इसी पाठ में लिखा है कि किसी भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। शब्द का प्रयोग हमने किया, शब्द का निर्माण किया, ऐसा नहीं कि उसको हम प्रयोगशाला में प्रयोग करके उसको प्रसिद्ध कर देंगे। अगर भाषा का, शब्द का प्रयोग करना है, भाषा को प्रसिद्धि देनी है, शब्दों को
प्रसिद्धि देनी है तो उनको क्या करना पड़ेगा भाई, उनको हमें व्यवहारिक स्तर पर, प्रयोग के स्तर पर उनको लाना होगा। ऐसे शब्द जिनका हमने केवल निर्माण कर लिया है और प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसे शब्दों का अस्तित्व, उनका प्राण, उनकी आत्मा क्या हो जाएगी। कहते हैं भाषा प्रायोगिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। प्राण तत्व का मतलब आत्म तत्व। और भैया जिसकी आत्मा समाप्त हो जाएगी, जिसकी आत्मा समाप्त हो जाएगी उसका क्या बचेगा। केवल बाहरी अवयव, बाहरी अंग देखने को मिलेंगे जिनका कोई भी महत्व, जिनका कोई भी अस्तित्व बचने वाला नहीं है। क्योंकि जब आत्मा ही नहीं है, प्राण ही नहीं है, गुण ही नहीं है, विशेषता ही नहीं है, पहचान ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है, दो प्रकार के स्वरूप होते हैं। एक होता है बेटा बाह्य स्वरूप, एक होता है क्या, एक होता है बाह्य स्वरूप। बाह्य स्वरूप माने बाहरी स्वरूप, एक होता है आंतरिक स्वरूप। तो जो आंतरिक स्वरूप होता है वो होता है आत्मा, और जो बाह्य स्वरूप होता है वो होता है शरीर। और शब्द का शरीर क्या है, शब्द का शरीर है उसका वर्ण, वर्ण या अक्षर, और उसकी आत्मा क्या है, उसका आत्मा है अर्थ, अर्थ तात्पर्य। जब तात्पर्य ही खत्म हो जाएगा, जब आत्मा का अस्तित्व ही मिट जाएगा तो ऐसे शब्द की क्या आवश्यकता है। ऐसी आधुनिकता जो प्राण तत्व को, जो उसकी वास्तविकता को, जो उसके सारभूत गुण को नष्ट कर दे, क्या मतलब है। और तभी ये सारभूत तत्व बचा रहेगा जब उसको हम व्यवहारिक जीवन में अपनाते रहेंगे। कोई भी शब्द क्या होगा, जब तक व्यवहारिक रूप से स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक उसे व्यवहारिकता प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक वह भाषा अपने अस्तित्व के लिए लड़ती रहेगी, संघर्ष करती रहेंगी। इसलिए क्या करना है हमको, उसकी वास्तविकता को व्यवहारिक स्तर पर प्रयोग में लाना है। नए शब्द और नए प्रयोगों का क्या करना है भाई, नए शब्दों का निर्माण करना है। अब नए शब्द का निर्माण तो किया, और उन नए शब्दों को क्या करना है भाई, नए प्रयोगों से। भाई शब्द जब नए होंगे तो उनका प्रयोग भी नया होगा। अब नए शब्द तो निर्माण कर लिए लेकिन प्रयोग नहीं किया, अब जब प्रयोग नहीं किया तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो क्या करना है भाई, शब्द का नया प्रयोग भी करना है। और पाठ्य पुस्तकों से लेकर के साहित्यिक पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर के अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। जो नए प्रयोग होंगे, जो नए शब्द का प्रयोग होगा, नए शब्द निर्मित होंगे, सबसे पहले उनका प्रयोग कहां होगा भाई, पाठ्य पुस्तकों में, छोटी छोटी पुस्तकों में। जब नए शब्द होंगे तो शुरुआत भी नीचे से होगी। ऐसा नहीं है कि नया शब्द निर्माण कर दिया और साहित्यिक पुस्तक में उसको अंकित कर दिया। जब नए शब्द निर्माण होंगे तो उनकी शुरुआत भी निचले पायदान से होनी चाहिए। जैसे जिस समिति ने, जिस समूह ने, जिस व्यक्ति में नए शब्द का क्या किया है, सूत्रपात किया है, नए सूत्र का जनन किया है, नए सूत्र का निर्माण किया है, नए शब्द का निर्माण किया है, उसी स्तर से, वहीं से उसमें प्रयोग की प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिए। उसी स्तर से उस शब्द का हमें प्रयोग करना होगा जिस शब्द का हमने निर्माण किया है।
आधुनिकता के कारण जब नए शब्द का निर्माण किया है तो उसमें प्रयोग की भी योग्यता डालना हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारी ही विशेषता है, हमें ही करना होगा। पाठ्य पुस्तकों में और से लेकर के प्रारंभ से लेकर के साहित्यिक पुस्तकों तक, साहित्यिक पुस्तकों तक मतलब प्रसिद्ध लेखकों और रचनाओं की, प्रसिद्ध लेखकों और रचनाओं तक उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। पहले लौकिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना होगा, फिर छोटी छोटी पुस्तकों में, और धीरे धीरे उसके स्तर को, उसके प्रयोग के स्तर को बढ़ाना होगा, उसके दायरे को बढ़ाना होगा, उसकी पहचान को बढ़ाना होगा कि जिससे उस शब्द के विषय में सब लोग परिचित हो सकें, जान सकें। और जब सब लोग परिचित हो सकेंगे, जान सकेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी क्या होगी भाई, ख्याति होगी, प्रसिद्धि होगी, पहचान होगी। तब उसकी क्या होगी, ख्याति होगी, प्रसिद्धि होगी, पहचान होगी। और शिक्षित व्यक्तियों से लेकर के अशिक्षित तक, पुस्तकों तक, साहित्यिक पुस्तकों तक, एवं शिक्षित, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा ज्ञानी हो और चाहे कोई अशिक्षित हो, सब तक उसका प्रभाव जाना चाहिए, सब तक उसकी पहचान जाना चाहिए, सब लोग उसके प्रयोग के योग्य हों, सब लोग उसका प्रयोग कर सके, उसके अर्थ को समझ सके, उसका व्यवहारिक जीवन में खुल करके, बिना किसी संकोच के, बिना किसी कुंठा के, बिना किसी निराशा के, उत्साह के साथ सब लोग प्रयोग कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि ये शब्द आ जाए, कोई कहे नहीं मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। तो जो भी प्रयोग या जो भी आधुनिकता हो, उसमें व्यवहारिकता का, नवीनता का भी समाचार, नवीनता का भी सूत्रपात्र होना चाहिए। आधुनिकता लाना है तो आधुनिकता के पीछे का उद्देश्य ये है कि जो आधुनिकता आए सबके द्वारा, जन सामान्य के द्वारा, ज्ञानी के द्वारा, मूर्ख के द्वारा, शिक्षित के द्वारा, अशिक्षित के द्वारा, सब के द्वारा वो व्यवहारिकता, वह परिवर्तन, वह परिवर्तनशीलता, वह आधुनिकता स्वीकार करने योग्य हो, या सब लोग उसे स्वीकार कर सकें। इसका हमेशा ध्यान रखना होगा। फिर क्या करें भाई कि कार्यकलापों का प्रयुक्त होना आवश्यक है। व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, सभी व्यक्तियों तक उसका प्रलाप, उसका प्रयोग, उसका प्रभाव पहुंचना चाहिए। सबके लिए क्या होना चाहिए, वो समझने योग्य होना चाहिए, प्रयोग के योग्य होना चाहिए। अगर कुछ विशेष लोगों तक आधुनिकता का प्रभाव रहा तो भाषा कभी भी लोकप्रिय, आनंददायक और सुखदायक नहीं हो सकती है। भाषा तभी आनंददायक, सुखदायक, आधुनिकता का संचार कर सकती है जब क्या करे भाई, ज्यादातर मैक्सिमम लोगों को साथ लेकर के चलने वाली होगी। तब आगे क्या कह रहे हैं कि इस तरह हम अपनी भाषा करें, इस तरह हम अपनी भाषा, अपनी भाषा माने जो भाषा हम बोलते हैं, क्या करेंगे भाई, अपनी भाषा को अपने जीवन में सभी आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त कर सकेंगे। पहले अपनी भाषा को अपनी आवश्यकताओं के लिए, ये लो भैया, अपनी भाषा को अपनी जीवन की आवश्यकताओं के लिए। भाषा भी हमारी है, बोली भी हमारी है, शब्द निर्माण भी हमारा है, और जब शब्द निर्माण अपना हो जाएगा तो भाषा भी अपनी हो जाएगी। जब शब्द निर्माण के स्तर तक, जब शब्द निर्माण की प्रक्रिया से शब्द निर्माण के अर्थ को हम समझेंगे, तभी भाषा के, बोली के अर्थ को, तत्व को हम समझ सकते हैं। बिना भाषा और बोली के अर्थ के तत्व को समझ करके हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ना हम अपने समाज की बातों को जान सकते हैं, ना अपने
संबंधियों की बातों को जान सकते हैं, ना हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को, क्या हमें छोड़ना है, क्या आवश्यकता है और क्या हमें छोड़ना है, क्या हमारे लिए सुखकारी है, क्या हमारे लिए दुखकारी है, क्या हमारे लिए आनंददायक है। अगर हम भाषा से अनभिज्ञ रहे, भाषा से अनभिज्ञ रहे, भाषा के तत्व के अर्थ को नहीं समझा और भाषा में आधुनिकता का समावेश नहीं हुआ। अगर भाषा में आधुनिकता का समावेश का मतलब जीवन में आधुनिकता का समावेश, अगर हम उसी घिसी पिटी परंपरा पर चलने वाले रहे तो हमारा जीवन भी घिसी पिटी परंपरा में आगे चलने वाला होगा। अगर जीवन को सुखमय, समृद्धमय, विकासमय, गतिशील और आनंददायक बनाना है तो भाषा में भी आधुनिकता का संचार करना होगा। भाषा में भी आधुनिकता का संचार करना होगा, भाषा में भी नवीनीकरण स्वीकार करना होगा। अगर भाषा में नवीनीकरण स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से वह नवीनीकरण भाषा के माध्यम से हमारे जीवन में आने वाला है। अर्थात ये कह सकते हैं अगर हम भाषा में आधुनिकीकरण को स्वीकार करेंगे तो हमारे जीवन में स्वयं ही नवीनीकरण क्या आ जाएगा, स्थापित हो जाएगा, नवीनीकरण दिखाई देने लगेगा। भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी और फिर क्या हो जाएगा, जब भाषा में आधुनिकता आ जाएगी, भाषा में नवीनता आ जाएगी तो हमारे जीवन में भी आधुनिकता और नवीनता आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा जरूर, संकोच मत करिएगा, अपने साथियों तक क्लास को भेजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपनी परेशानी हम लोगों को बताइएगा। बस हम लोगों का केवल एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाना, अच्छा से अच्छा बताना और आपका ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। इसीलिए आपके लिए समय समय पर अनेक प्रकार की योजनाएं और नीतियां बनाई जाती हैं। भाई आज के लिए आप सबको मेरी तरफ से, पूरे चैनल की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।